जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और इसमें हम करेंगे आधुनिक इतिहास मराठा। इससे पहले एक वीडियो में हमने बताया है कि मराठा कैसे छत्तीसगढ़ में आए, क्यों आक्रमण किए, क्या कारण था आक्रमण करने का और उस आक्रमण का क्या परिणाम हुआ, है ना। ये सब बातों पर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पुराना वीडियो आप देख लीजिएगा। यदि आपको अच्छे से पता है तो इस वीडियो के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पुरानी बात जैसे आज की बार और वह बात, यदि आप ईडी क्लास कर रहे हैं, बाकी अगर व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट की तैयारी आज आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ फ्री में कर सकते हैं। इसका कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा, ना ही सब्सक्राइब करने का पैसा लगेगा और ना ही कोई भी पैसा आपको पेड करना होगा। बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और आपको सारे फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। नोट्स बस फिलहाल आपको प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, बाकी सारे लेक्चर्स आपको इस वीडियो के माध्यम से या फिर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। ठीक है, पिछले क्लास तक हमने देख लिया था कि किस प्रकार, ठीक है, पिछले क्लास तक हमने देख लिया था कि किस प्रकार मराठाओं ने छत्तीसगढ़ पर अपना आधिपत्य जमाया। ठीक है, कैसे कैसे उन्होंने धन जुटाया, क्या उनका मुख्य उद्देश्य था, क्या वो लोग छत्तीसगढ़ पे रहना चाहते थे या आक्रमण करना चाहते थे, या फिर केवल छत्तीसगढ़ को ही लूटने आए थे या फिर आक्रमण करने आए थे। इस सब बातों पर हमने चर्चा कर ली थी। अब हम उसके बाद देखेंगे। लास्ट हमने ये देखा था कि रघुनाथ सिंह को हटाकर, है ना, रतनपुर का बागडोर या रतनपुर का कामकाज मोहन सिंह को दे दिया गया था रघुजी प्रथम के द्वारा। ठीक है, रघुजी प्रथम के द्वारा मोहन सिंह को पूरा चार्ज दे दिया गया था कामकाज संभाल। अब देखते हैं कि रघुजी प्रथम की 14 फरवरी 2055 को मृत्यु हो गई। अब राजा कौन बनेगा? ठीक है, अब राजा कौन बनेगा उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट के माध्यम से आप बहुत सारे प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं, है ना। इसमें आप किसी प्रकार की कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी इस चार्ट के माध्यम। चार्ट को आराम से देखिए, है ना। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रघुजी प्रथम, है ना, रघुजी प्रथम की मृत्यु हो गई 12 फरवरी 1755 में। अब राजा कौन बनेगा? ठीक है, क्योंकि रघु जी प्रथम जो है, आज मैं R1 प्रथम कहता हूँ, हर बार R1 से नाम लेता हूँ। वो नागपुर के शासक थे। ठीक है, वो नागपुर के शासक थे और नागपुर के शासक में बहुत बड़ा क्षेत्र उनके पास था। ठीक है, तो उनकी मौत हो गई। तो 14 फरवरी 1755 को नागपुर के साम्राज्यवादी शासक, साम्राज्यवादी शासक का मतलब है जो अपना शासन बढ़ाना चाहता है ना, जो अपना एरिया बढ़ाना चाहता है, उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसके जो पुत्र थे, पुत्र कितने थे इसको यहाँ दिखाया गया, देखिए। उनके ये एक पुत्र थे, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये इनके 4 पुत्र थे। अब उनके जितने भी क्षेत्र थे, इन सभी पुत्रों में एक उत्तराधिकार के लिए एक जंग छिड़ गया कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा। उसके बाद पेशवाओं के हस्तक्षेप के बाद, है ना, बहुत हस्तक्षेप के बाद चारों को अलग अलग राज्य दे दिया गया और उनके संघर्ष पर विराम लग गया। ठीक है, तो देखिए सभी आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, सभी आपस में लड़ रहे थे। ये पहले थे जानो जी, माधो जी, साबा जी और बिम्बा जी। ये जो है आपस में लड़ रहे थे कि हमको उत्तराधिकारी बनाओ, हमको उत्तराधिकारी। पेशवा ने जब हस्तक्षेप किया तब सबको अलग अलग क्षेत्र दिया गया, है ना, और उनके समझौते के अनुसार सबको अलग अलग क्षेत्र बांट दिया गया। तो किसको क्या क्या मिला ये देखिए। जो, और अब आगे चलकर पढ़ेंगे, जो जानो जी और मधो जी थे ना, जैसे ये 1 नंबर और 2 नंबर, जब मैंने लिखा हूँ ना जानो जी और मधो जी, मैं लिखता हूँ ऐसे, जानो जी, जानो जी प्लस माधो जी, इन दोनों में युद्ध छिड़ गया ना। युद्ध क्यों छिड़ गया? नागपुर उस समय केंद्र राज्य था, केंद्र था। तो मुझे नागपुर चाहिए, मुझे नागपुर चाहिए कहते थे। जानो जी का भी कहना था कि मुझे नागपुर का शासन चाहिए, मधो जी का भी कहना था कि मुझे नागपुर का शासन चाहिए। तो दोनों में युद्ध हुआ, है ना। और जो हमारे जो बिम्बा जी थे वो इस मधो जी के साथ थे। ठीक है, जो बिम्बा जी थे ना, जो बिम्बा जी थे वो मधो जी के साथ थे। मतलब ये भी चाहते थे कि मधो जी को नागपुर का शासन मिले, लेकिन अंततः मधो जी और जानो जी को, जानो जी में युद्ध छिड़ गया और उसमें से जीत गए जानो जी और इनको मिला नागपुर का शासन। ठीक है, इनको नागपुर का शासन मिला। ठीक है, तो जानो जी को नागपुर का शासन मिला, मधो जी को चांदा का शासन मिला और सभा जी को बरार का क्षेत्र मिला। ठीक है, सभा जी को, साबा जी को बरार का क्षेत्र मिला। और जो बिम्बा जी हैं उनको नवीन छत्तीसगढ़, है ना, मतलब छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र था मराठाओं का,
अब छत्तीसगढ़ में कौन सा क्षेत्र आता है, कलचुरी वाला, रतनपुर वाला, वही इनको मिला, इनके हिस्से में यही आया। तो 4 भाइयों में बंटवारा हुआ और चारों में से जानो को मिला नागपुर, मधु को मिला चांदा और साबा को मिला बरार और बिम्बा जी को मिला छत्तीसगढ़। यहाँ आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ ग्रीन है ना, ये बिम्बा जी, चिमन जी, वेंको जी, अप्पा साहब और परसो जी, जो मैंने ग्रीन करके रखा है वही राजा छत्तीसगढ़ में राज करने आए थे, या फिर उन्हीं के द्वारा छत्तीसगढ़ का शासन चलाया गया मराठा शासन के अंतर्गत, इसलिए इसको ग्रीन किया गया। ठीक है, तो अब इसमें भी हम देखेंगे कि किसका शासनकाल कब से कब तक था। इस चार्ट के माध्यम से आप बहुत सारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर पाए। तो बिम्बा जी का शासनकाल था छत्तीसगढ़ में 1758 से 1787 तक। ठीक है, ये पहले राजा हो। सेकंड राजा हमारे हुए चिमन जी, ये सेकंड राजा हुए चिमन जी। इनका कार्यकाल था 87 से 88, मात्र 1 साल। 1787 से 88, मात्र 1 साल थे। तीसरा हमारे आए वेंको जी। ठीक है, तीसरा हमारे आ गए वेंको जी। वेंको जी का शासन काल था 1788 से 1811 तक, वेंको जी ने शासन किया। और इन्हीं के कार्यकाल में सूबा शासन आया। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में सूबा शासन आया। अभी आप दिमाग पे ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, इसके बाद हम सारा चीज़ डिटेल में करने वाले हैं। तो वेंको जी को मिल गया क्या चीज़, 1788 से 1811 तक सूबा शासन का प्रभार, या फिर छत्तीसगढ़ में शासन करने का काम, और इन्हीं के द्वारा सूबा शासन लाया गया। सूबा शासन क्या है हम आगे समझेंगे। इसके बाद राजा बने छत्तीसगढ़ का वेंको जी के बाद चौथे नंबर पर बने परसो जी साहब। ठीक है, पर परसो जी या पुरुष जी भोसले हैं, भोसले हैं, जिनका था 1811 से 16 तक, 1811 से 16 तक ये राज किए। लास्ट में 5वें नंबर पर हमारे राजा बने छत्तीसगढ़ के, ये था 1816 से 1818। ठीक है, कौन, अप्पा साहब। अप्पा साहब की ही संधि की वजह से है ना, जब तृतीय आंग्ल मराठा का युद्ध हुआ तो सीतामढ़ी का जो युद्ध हुआ उसमें अप्पा साहब ने मराठाओं के साथ ना, मराठाओं के साथ कुछ संधि किए और वो उसी संधि में फंस गए, और अंग्रेजों का छत्तीसगढ़ में आने का रास्ता खुल गया और पूरे मराठा राज पर अंग्रेजों का शासनकाल हो गया। ठीक है, इस चार्ट से आप क्या क्या समझे कि सबसे पहले नागपुर के राजा कौन थे, रघुजी प्रथम थे। इसके मृत्यु हो गया 14 फरवरी 1755 में। इसके बाद इन चारों बेटों में इसका पूरा हिस्सा बढ़ गया, क्योंकि हमको बरार, चांदा और नागपुर से तो कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। तो हम उन्हीं राजाओं के बारे में पढ़ेंगे जो छत्तीसगढ़ में राज करने आए, या फिर जिनके द्वारा छत्तीसगढ़ का शासन चलाया गया। सबसे पहले कौन आए, देखिए लाइन से जमाने के लिए आता है ये कि किस कौन कौन राजा किस किस बात है। तो चिमन थे, बिम्बा जी, चिमन, वेंको जी, अप्पा साहब और परसो जी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि बिम्बा जी के बाद क्योंकि इनके कोई पुत्र नहीं था, ये संतानहीन थे। ठीक है, इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, अपने बड़े भाई है ना मधो जी। ठीक है, मधो जी के पुत्र, देखिए अब मधो जी के 3 पुत्र हुए, कौन, रघुजी द्वितीय जिसको मैं आटू बोलता हूँ, चिमन जी और वेंको जी, ये इनके 3 पुत्र थे, है ना। बाकी के भी रहे होंगे लेकिन हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है हमारे इतिहास से, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा है। मधु जी द्वितीय के सॉरी मधु जी के 3 पुत्र थे, रघु, चिमन और वेंको जी। चूंकि बिम्बा जी ने इस चिमन जी को गोद लिए हुए थे, क्या लिए हुए थे, गोद लिए हुए थे, इसलिए बिम्बा जी के बाद अगला राजा कौन बना, चिमन जी बना। ठीक है, बिम्बा जी का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, उसका कोई पुत्र नहीं था, उसने अपने भाई के पुत्र को गोद लिया हुआ था, इसलिए चिमन जी अगला शासक बने छत्तीसगढ़ का। इसी वजह से इसकी जो पत्नी थी बिम्बा जी की, है ना, बिम्बा जी की मृत्यु के बाद चिमन जी से उनका टकराव होने लगा। वो चाहती थी कि मैं राज करूं, और यहाँ के जो राजा थे नागपुर के, है ना, रघुजी द्वितीय, सॉरी बाकी जो राजा थे उन्होंने चिमन जी को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। ठीक है, तो चिमन जी भी कुछ दिन तक रहे, 1787-88 तक, मात्र 1 साल रहे। उसके बाद इसके एक और भाई आ गए, है ना, चिमन के भाई कौन, वेंको जी। नियम से तो इसके बच्चे को मिलना चाहिए था, लेकिन इसके बच्चे को न मिलकर जो रघु जी द्वितीय है ना, उन्होंने अपने अन्य भाई को वहां का राजा बना दिया, वेंको जी को बना दिया।
ये कुछ अधिक लंबे समय तक शासन किए, है ना। ये 12 साल इधर, फिर 11 साल इधर, वैसे करके उन्होंने 20-22 साल तक राज किया छत्तीसगढ़ में। और इसी के द्वारा सूबा शासन लाया गया, है ना। ये कभी भी छत्तीसगढ़ नहीं आए राज करने के लिए, केवल अपने सूबेदार को भेजते रहे। ठीक है, सूबेदार क्या होता है हम आगे जाके पढ़ेंगे कि सूबेदार का काम क्या था। इसके बाद, है ना, वेंको जी के मृत्यु के बाद रघु जी द्वितीय ने अपने पुत्र, ठीक है, रघु जी द्वितीय ने अपने पुत्र पुरसो जी या फिर बाला साहब भोसले को उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक है, उत्तराधिकारी बना दिया। ये भी कब तक रहे, 11 से 16 तक रहे, ले देके 4-5 साल तक थे। इनके मृत्यु के बाद ना कहा जाता है कि अप्पा साहब का ही हाथ था उसमें। वेंको जी के पुत्र जो अप्पा साहब हैं वो राजा बन गए 5वें नंबर पर छत्तीसगढ़ में, या फिर छत्तीसगढ़ के लिए। और इन्हीं के शासन काल में ये बहुत महत्वाकांक्षी थे, अधिक राज्य विस्तार करना चाहते थे, राजा बनना चाहते थे। इन्होंने इसलिए अंग्रेजों से संधि कर ली और उसी संधि में फंस गए। और आंग्ल मराठा के तृतीय युद्ध में, ये आंग्ल मराठा के तृतीय युद्ध में छत्तीसगढ़ को अंग्रेजों के हाथ हार गए। तो ये था यहाँ पे रघु जी प्रथम के बाद कौन कौन आया, कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब, है ना। एग्जाम में कभी भी अगर पूछ दिया कि छत्तीसगढ़ के शासन में कितने राजा हुए, तो राजा कितने हुए, बिम्बा जी, वेंको जी, चिमन जी, अप्पा साहब और परसो जी, 5 राजा हुए, है ना। और आपको इसका डेट याद करके चलना है, डेट हमेशा पूछता है, छोटा एग्जाम है, डेट पूछेगा ही पूछेगा। वेंको जी, बिम्बा जी का शासन काल था 1758 से 1787। ठीक है, सेकंड नंबर पे है चिमन जी, मात्र 1 साल थे, 87 से 88। उसके बाद है वेंको जी, इनका शासनकाल सबसे ज्यादा था। अगर हाँ, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न राजाओं में से छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक समय तक शासन किस राजा ने किया, तो उसका उत्तर होगा आपका वेंको जी। वेंको जी है जो अधिक समय तक शासन किए, तीसरे नंबर पे थे। उसके बाद आ गए परसो जी, फिर आ गए अप्पा साहब। ये चार्ट आप याद कर लेंगे तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक तो सन आपको याद करना है, ठीक है, और दूसरा इनका क्रम याद करना है कि किसके बाद कौन आया, कौन किसका पुत्र था, कौन किसका भाई था। वैसे तो भाई भाई से क्वेश्चन आया नहीं है ना, केवल राजा से क्वेश्चन आता है, लेकिन व्यापक का कोई भरोसा नहीं रहता। फिर भी ये चार्ट यदि आपके दिमाग में रहेगा तब आप आसानी से आप कुछ कुछ उत्तरों का जवाब आप इसमें दे पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का टाइम कितना हुआ है। नहीं तो हमको नेक्स्ट अब पढ़ना है कि बिम्बा जी के बारे में पढ़ना है, ना, कि बिम्बा जी आए और किस प्रकार उन्होंने शासन पाठ राजपाट संभाला। तो अभी मात्र 12 मिनट हो गए हैं और हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम सीधा पढ़ेंगे भोसला शासन के बाद। बिम्बा जी भोसले ने कब पदभार ग्रहण किया, कैसे किया और क्यों किया। तो इनका शासनकाल है 1758 से 1787, यही हमने यहाँ भी लिखा है 1758 से 1787। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कहलाए। ठीक है, मोहन सिंह को कुछ समय के लिए मराठा शासन बनाया गया था, लेकिन वो मराठा शासक नहीं था, वो कलचुरियों का शासक था। ठीक है, और आधा सामान भी बनाया गया था रघुनाथ सिंह को। कई बार क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी दिया जा सकता है। तो ये प्रथम मराठा शासक थे। राजधानी किनको बनाया, रतनपुर, राजधानी बनाया गया रतनपुर। अब क्वेश्चन आता है कि देरी से रतनपुर आने का क्या कारण था। जो बिम्बा जी भोसले थे वो नहीं चाहते थे कि वो छत्तीसगढ़ आए या फिर छत्तीसगढ़ में आके शासन करे, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि वो रतनपुर नहीं आना चाहते थे या देरी से आए। अब हम समझते हैं कि ठीक है, राज्य मिलने के बाद, राज्य मतलब पीछे हमने देखा है ना कि चारों भाइयों को राज्य मिल गया, बिम्बा जी को मिला छत्तीसगढ़ का राज्य। तो छत्तीसगढ़ के राज्य मिलने के बाद भी, है ना, वो नागपुर से ही अपना कार्य कर रहे थे, वो छत्तीसगढ़ नहीं आना चाहते थे, है ना। नहीं आने से पहले उन्होंने एक दीवान नियुक्त किया था। ठीक है? नहीं आने से पहले उन्होंने एक दीवान नियुक्त किया था, उस दीवान का नाम था नीलकंठ। ठीक है, उस दीवान का क्या नाम था, नीलकंठ नाम था, नीलकंठ दीवान था। ठीक है, उस दीवान का नाम था नीलकंठ। जब बिम्बा जी भोसले ने छत्तीसगढ़ का कारभार नहीं संभाला था, उससे पहले ना, मतलब रतनपुरा का कारभार नहीं संभाला था, उससे पहले उन्होंने एक दीवान नियुक्त किया था जिसका नाम था नीलकंठ दीवान। उसके बाद घोड़ो महादेवा करके यह नीलकंठ को हटाकर
घोड़ो महादेवा, घोड़ो महादेवा करके एक कर्मचारी की नियुक्ति की गई छत्तीसगढ़ में शासन चलाने। ठीक है, तो वो देरी से नहीं आने का क्या कारण था, क्योंकि बिम्बा जी के दिमाग में ये बात चल रही थी कि छत्तीसगढ़ जो है आदिवासी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, यहाँ के लोग सभ्य नहीं है ना, यहाँ के लोग सभ्य नहीं है, सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, है ना, सामाजिक दृष्टि से जो भी हो वो अच्छे नहीं है, उनको केवल नागपुर का ही शासन अच्छा लगता था। पिछले स्टेट में मैंने बताया था कि ये किसके साथ युद्ध करना, मतलब जब जानो जी प्लस मधो जी का युद्ध हो रहा था नागपुर के लिए, तो ये किसके साथ थे, तो ये अपने भाई के साथ थे, मधो जी के द्वारा। यदि मधो जी जीत जाते और इनको नागपुर का शासन मिल जाता, ठीक है, नागपुर का शासन मिल जाता, तो शायद बिम्बा जी कभी भी छत्तीसगढ़ नहीं आते, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। क्योंकि अब नागपुर का शासन जानो जी को मिल गया, जो उसको जानो जी को मिल गया, तो उनको क्या करना पड़ा, झक मार के छत्तीसगढ़ आना ही पड़ा और अपनी राजपाट संभालने के लिए आना पड़ा। ठीक है, तो देरी का यही कारण था, वो छत्तीसगढ़ नहीं आना चाहता था, इसको बहुत पिछड़ी हुई मानता था, पूरा आदिवासी इलाका मानता था, है ना, वो यहाँ कभी भी सूखे मन से नहीं आया। एक बार इन्होंने नागपुर के शासन को पत्र लिखा कि हम तो वनवास काट रहे हैं, यहाँ राम जी की, यहाँ राम जी ने यहाँ अधिक समय तक वनवास बिताए हैं, उसी उसी जगह में हम वो वनवास काट रहे हैं, हमारे यहाँ रहने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, ऐसा उन्होंने एक पत्र भी लिख दिया था। ठीक है, तो ये था बिम्बा जी के आने से पहले एक ओवर। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या हुआ। मोहन सिंह, आपको याद है रघु जी प्रथम ने, है ना, रघुनाथ सिंह को हटाकर मोहन सिंह को वहां का कार्यभार सौंपा था, लेकिन मोहन सिंह को पता चला कि अब रघु जी प्रथम का तो मृत्यु हो गया, रघु जी प्रथम तो मर गए, अब छत्तीसगढ़ मिल गया किसको, बिम्बा जी को। ठीक है, तो इनके मन में आया कि मैं कैसे अब राजपाट छोड़ दूं, है ना, मुझे भी तो राजा के द्वारा यहाँ भेजा गया है, या फिर मुझे भी राजा के द्वारा पदस्थ किया गया है, वो आसानी से कार्य नहीं छोड़ना चाहते थे। और ये बात जान गए हमारे बिम्बा जी ने, है ना, कि मोहन सिंह वहाँ आसानी से मुझे कार्यभार नहीं सौंपेंगे ना, वो कभी ना कभी अड़ंगा बिल्कुल लगाएंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जब वहां से निकले नागपुर से छत्तीसगढ़ आने के लिए या फिर रतनपुर राज्य आने के लिए, तब उन्होंने पूरे सैन्य टुकड़ियों के साथ प्रवेश किया छत्तीसगढ़ में, ताकि मोहन सिंह का किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ना हो, और यदि युद्ध का माहौल बने तो युद्ध के माध्यम से भी उनको हराया जा सके। तो मोहन सिंह की प्रतिक्रिया को समझ आ गई, ये उनको राजपाट देना नहीं चाहते थे, ये उनसे युद्ध करने के उतारू हो गए थे, लेकिन युद्ध नहीं कर पाए, है ना, और उनका स्वास्थ्य का खराब होने की वजह से, है ना, और मोहन सिंह की स्वास्थ्य खराब होने की वजह से युद्ध का माहौल नहीं आया, और बिम्बा जी द्वारा सफलतापूर्वक अपने राजपाट को संभालना शुरू कर दिया। अगला क्या आता है, प्रशासनिक सुधार। अब बिम्बा जी ने क्या क्या प्रशासनिक सुधार किया, अब हम उस पर चर्चा करें। ये अब आ गई मराठा, तो प्रशासनिक सुधार देखते हैं। तो रायपुर और रतनपुर का एकीकरण कर दिया। ठीक है, पहले रायपुर प्लस रतनपुर था, है ना, रतनपुर था, इन दोनों को वो एक कर दिया, है ना। इसकी जो प्रशासन थी, जो प्रशासनिक काम को एक कर दिया गया। रतनपुर में न्यायालय बनाया गया, रतनपुर में मैं कोर्ट लिख देता हूँ, है ना, कोर्ट बनाया गया, है ना, किसी भी चीज को अगुवाई के लिए, जानकारी के लिए उसको कोर्ट बना दिया गया। तीसरा क्या काम किया इनके द्वारा कि राजनांदगांव और खुज्जी नामक दो जमींदारियां प्रदान की। राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव जो अभी हमारा जिला है, और खुज्जी नामक दो जमींदारी बनाया गया। ठीक है, दो दो जमींदारी बनाया गया। तीसरा है परगना पद्धति का सूत्रपात। देखिए, इसमें पद्धति का सूत्रपात लिखा गया है, लेकिन एक किसी बुक में लिखा है, लेकिन पद्धति का शुरुआत तो विट्ठल दिनकर ने किया था, हम यहाँ इसको नहीं लिखेंगे। हम अगला इसमें लिख लेंगे, मोहम्मद खान तारन को सैन्य सेवा में बहादुरी के लिए बिम्बा जी भोसले ने मदनगढ़ किले के 5 स्थान को पुरस्कार में दे दिया। एक मोहम्मद खान तारन था, कौन, मोहम्मद
मोहम्मद खान को उसकी बहादुरी के लिए, ठीक है, उसकी बहादुरी के लिए मदनगढ़ किले के 5 स्थान को पुरस्कार भी दे दिया गया। मदनगढ़ मदनगढ़ किले के 5 स्थान को पुरस्कार के रूप में इनको दे दिया गया। ये था इनके कुछ कुछ प्रशासनिक सुधार। अब देखते हैं जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार का मतलब होता है पहले से बना किसी चीज को और उसका नवीनीकरण करना या उसका मेंटेनेंस करना, मरम्मत कराना, उसको हम जीर्णोद्धार कहते हैं। तो जीर्णोद्धार क्या कराया गया? दूधाधारी मठ, है ना, जिसका निर्माण दूधाधारी मठ, ये रायपुर के हैं। दूधाधारी मठ मठ इसका निर्माण कौन कराया था? तो बलभद्र दास द्वारा इनका निर्माण कराया गया था और इसका रिपेयरिंग या मेंटेनेंस कराया गया बिम्बा जी के द्वारा। रिपेयरिंग या मेंटेनेंस कराया गया बिम्बा जी के द्वारा। अब स्थापत्य का मतलब है कोई चीज बनाना। देखिए, जीर्णोद्धार का मतलब होता है जो बने हुए को मरम्मत कराना, और स्थापत्य का मतलब होता है मंदिर, मस्जिद, भवन, किला, ये सब बनाना स्थापत्य कहलाता है। तो क्या कि इनके द्वारा राम टेकरी बनाया गया। राम टेकरी राम टेकरी बनाया गया, जो कहाँ पे? रतनपुर में है। अमरकंटक के मंदिर में जो अमरकंटक है ना, वहाँ पे कुंड बनाया गया के द्वारा। कुंड बनाया गया अमरकंटक में, ठीक है। ये इनके द्वारा लक्ष्मणेश्वर मंदिर, खंडोबा मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, और राजीव लोचन के निर्माण के लिए या फिर राजीव लोचन मंदिर के खर्च के लिए एक गांव दान में दिया गया। ठीक है, राजीव लोचन जो मंदिर है उनके खर्च के लिए एक गांव दान में दे दिया गया। ये था स्थापत्य का कारण। प्रमुख पदाधिकारी कौन होते थे इसके शासनकाल में? तो प्रमुख पदाधिकारी थे नीलू पंथ। क्या थे? नीलू पंथ। प्रमुख पदाधिकारी थे नीलू पंथ। नीलू पंथ थे एक प्रमुख पदाधिकारी थे। इसके साथ साथ और जैसे बड़ो महादेवा है, दीवान का पद है, ये सब उसके कार्यकाल में थे। लेकिन नीलू पंथ जो है 1770 में आक्रमण किया बस्तर पर, दलपत देव के समय, है ना, बस्तर पर आक्रमण किया। लेकिन बस्तर पर आक्रमण तो हो गया, ठीक है, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। बस्तर पर आक्रमण तो किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। और बाद में इन्हीं के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? बिम्बा जी के शासनकाल में 1778 में एक कोटपार की संधि हुई। कोटपार की संधि हुई। कोटपार की संधि होने से बस्तर भी अब मराठों के में शामिल हो गया, मराठों के हस्तक्षेप में आ गया। और मराठों के हस्तक्षेप में आने की वजह से बाद में अंग्रेजों का भी वहाँ पे आना जाना या फिर रास्ता खुल गया अंग्रेजों को वहाँ जाने के लिए। तो ये था हमारा उसमें प्रमुख पदाधिकारी का कार्य। अगला है सांस्कृतिक प्रथा। सांस्कृतिक प्रथा क्या थी? तो दशहरा में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा। दशहरा में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा। दशहरा में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा भी बिम्बाजी भोसले द्वारा चलाया गया। अब इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हो गई? तो उनकी मृत्यु हो गई आपका ये मृत्यु का डेट यहाँ नहीं दिया, लेकिन इनका कार्यक्रम हमने पढ़ा था 1758 से 1787 तक। तो इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो पत्नियां थी उनके द्वारा थोड़ा से बागडोर संभाला गया। फिर आ गए हमारे नेक्स्ट चिमन जी भोसले, ठीक है। एक बार हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं चिमन जी भोसले। यदि कुछ पद लास्ट में हम देखेंगे कि कितने पदाधिकारी थे मराठा काल में, क्या थे, हम लास्ट में देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।